साफ दिख रहा है इसको। अगर आप अल्फा इज इक्वल टू 1 रखो तो यहां पे देखा जाता है अल्फा क्यूब प्लस में 2 टाइम्स इन तीनों का प्रोडक्ट 1 माने 2 इंटू 1, ये वाला ये टाइटल रह गया था हमसे। फिर अल्फा इंटू दिस माइनस का अल्फा माइनस का अल्फा माइनस का अल्फा दिस इक्वल टू 0। ये यहां से देखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, ऐसा। जून पे ज्वाइन कर लो सर जी। हाँ तो आपके लिए ओपन हो गया शायद, आई थिंक हो गए होंगे ज्वाइन, भर गया, चलो बढ़िया है ना। तो पिछली बार जो हमसे छोटा सा गड़बड़ हो गया था वो ये था, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस का 2 इक्वल टू 0। ऑब्वियस ही बात है, इसे अल्फा इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, साफ दिख रहा है इसको। अगर आप अल्फा इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर अपन अपनी तरफ से अल्फा माइनस 1 कर लेते हैं। अल्फा क्यूब लाने के लिए अल्फा स्क्वायर से गुणा करेंगे, अल्फा क्यूब आ जाएगा माइनस का अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन अल्फा स्क्वायर का तो टर्म ही नहीं है इसलिए प्लस अल्फा स्क्वायर करके नलीफाई करेंगे, माइनस अल्फा हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो माइनस का 3 अल्फा है तो माइनस का 2 अल्फा और करते हैं तो माइनस का 2 अल्फा प्लस का 2 हो जाएगा, राइट है। तो फिलहाल मुझे जो दिख रहा है कि इसके फैक्टर आते दिख रहे हैं क्या, अल्फा माइनस 1 कॉमन, और यहां से मुझे दिख रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। और इसको फिर से ब्रेक कर लेते हैं, अल्फा माइनस 1, नाउ इट इज अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा माइनस 1। तो ये हमारे पास में आ गया अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस 2 बराबर 0। इससे अल्फा की दो प्यारी प्यारी वैल्यू आ गई, अल्फा इज इक्वल टू 1 और माइनस 2, है ना। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है इट हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तो तब होता है जब इधर 0 बन जाए इधर समथिंग एल्स बन जाए ना। अच्छा अब अपने को D1 चेक करना पड़ेगा, D1 हमारा क्या कहता है वो देखते हैं, ठीक है। अब अल्फा इज इक्वल टू 1 पे हमारा काम बन रहा है क्या, पहले रख के देख लेते ना। अल्फा इज इक्वल टू 1 रखने पे अगर ये 0 बन रहा है तो फिर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ D1 चेक करना है, बहुत सारी जगह और भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक D1 ही अटक जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। 1 माइनस 1 इधर कितना 1 1 है ना। अच्छा मैं 1 माइनस 1 क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0 1 1, इट इज 2 1 1, इट इज 0 1 1। और ये चेक कर लेते हैं, इधर से खोलते हैं तो प्लस माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई, ओ ये तो 0 आ गया, माने अल्फा इज इक्वल टू 1 पे 0 आ गया है। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 इसको तो सेटिस्फाई नहीं करवाएगा, माने अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 आंसर है क्या, है ना सर। आपको देखते ही ओके धन्यवाद सर, ठीक है। पेटिशन तो स्टार्ट स्ट्रेट लाइन एज अ न्यू चैप्टर, नहीं नहीं उधर की तरफ पैर ही नहीं रखना, उधर की तरफ पैर ही नहीं रखना। मैं फिर बोल रहा हूं पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर आप जेईई में इसका क्वेश्चन ढूंढने जाओगे ना तो you'll get hardly 3 क्वेश्चंस, हार्डली 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे तुम, ठीक है। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन आते हैं और समय कितना लेता है। स्ट्रेट लाइन अगर आप खींच के भी खींच दोगे ना तो 9 लेक्चर से 9 लेक्चर से नीचे नहीं जाएगा। सर्कल कितना भी ताकत लगा लो आप 8 लेक्चर खाएगा ही खाएगा आपके। 17 लेक्चर तो यही हो गए। 17 लेक्चर का मतलब ये कि अगर हम लगातार भी पढ़ाते रहे ना 1 महीना हो गया खत्म, लगातार में 1 महीना खत्म। मतलब 1 महीने में आपको कुछ क्या मिलेगा, इन दोनों चैप्टर से भी मिलाकर के कुल मिलाकर के 2 क्वेश्चन भी पढ़ जाए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और अभी तो इसके बाद आता है कॉनिक सेक्शन, ठीक है। और कॉनिक सेक्शन भी 2 हिस्सों में, जेईई मेंस बिल्कुल अलग है, जेईई एडवांस बिल्कुल अलग है। अगर आपने जेईई एडवांस तक के लेवल का पढ़ाना है तो फिर कम से कम मान के चलो कि फिर से आपको 9 और 4 13 लेक्चर इसमें लगेंगे। अगर आप सत्यानाश करके पढ़ाना चाहो तो 9 लेक्चर में निपटा दोगे, अदरवाइज आपको 13 लेक्चर लग जाएंगे। आपको पता है इस 13 लेक्चर की बलि देने का मतलब समझ रहे हो आप, इस 13 लेक्चर की बलि देने का मतलब ये हो गया कि ये कितना हो गया टोटल कुल मिलाकर के 30 लेक्चर हो गया आई थिंक, है ना। 30 लेक्चर्स, 30 लेक्चर का मतलब 1.5 महीना आपका सारा काम पीछे चला गया। 1.5 महीना सारा काम पीछे चला जाएगा। और इसमें भी वो लेक्चर्स होंगे जो कई बार हमारे 2 घंटे 50 मिनट तक भी खिंच जाएंगे। तो मुझे तो मैं इस तरफ तो मैं तो ये इस सेक्शन को सोचता हूं हमेशा लास्ट में, जब स्टूडेंट्स का ओवरऑल हम अच्छे खासे मार्क्स अपग्रेड कर चुके हो उसके बाद में आप कर लो भले। और डायरेक्ट कॉनिक सेक्शन कर नहीं सकते, आपको भी पता है, वो भी एक दर्द है ना। कैसा नहीं कि सीधे कॉनिक सेक्शन में कूद पड़े, तो आपको जाना तो इसी रास्ते से पड़ेगा। और इसमें भी स्ट्रेट लाइन के अंदर इतने पेज हैं, और अगर आप नंबर ऑफ इनके स्ट्रेट लाइन के वो पॉइंट भी काउंट करो 47 48 हैं, उससे नीचे जा नहीं सकते। तो अल्फा इज इक्वल टू -2 आंसर आ गया। तो फिलहाल इस पे तो मेरे को लगता नहीं, ये तो समझदारी वाला मेरे को टाइटल ही नहीं लगता, ठीक है। या तो नंबर अच्छे मिले
कि भाई 4-7 क्वेश्चन तक खिंच गया सर, मजा आ गया सर, फिर तो अपन इस पे जान लगा दें। सौदा सौदा हमेशा वही करना चाहिए जिसमें नंबर आ जाए, या फिर जिनकी बहुत ज्यादा अड़ी हो। तो वन शॉट में खेल जाएंगे ना, वन शॉट तो बहुत अच्छा, वन शॉट के लायक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चे को है ना, जैसे मान लो अब ये तो देखो, आप मान के चलो कितना भी जोश भर दें बच्चे में, जो सच्चाई है वो वही है। जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है वो हमारे जोश भरे बगैर भी अच्छा है, और जो ठीक ठाक बच्चा है ना, उसका एक आधी दिन लूप से बाहर हो जाता है वो बेचारा। अब 9 में से किसी भी एक दिन लूप से बाहर हो गया वो, तो 8 लेक्चर ही पढ़ पाया, और जिस लेक्चर के अंदर गड़बड़ थी वहीं से हिट हो रहा है कई कई जगह पे, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं उसमें। ठीक है, मेरा स्टेट लाइन अच्छा है सर, मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाते हैं सर मेंस के। हाँ, है ना, सही बात है। चलो अच्छा, वैल्यू ऑफ अल्फा जिसके लिए सिस्टम ये इज कॉन्सिस्टेंट, एक मिनट, सिस्टम कंसिस्टेंट हो कहने का मतलब ये, एक सेकंड, कंसिस्टेंट कब होता है? डी इक्वल टू 0 पे तो 100% कंसिस्टेंट होता है क्या? डी इक्वल टू 0 अगर हो जाए तो कंसिस्टेंट होता है क्या? नहीं होता ना, क्योंकि डी इक्वल टू 0 होने पर, अब देखो अगर डी, हाँ मैं अपनी उसको पूरा कर दूं, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे सोच ले तो काम बन जाए, जैसे मैं बता रहा हूं, अगर जैसे आपने डी को 0 ले लिया तो डी का रोल क्या है? डी का रोल है dx इंटू dx इज इक्वल टू में d1 लाना। अब इधर वाला अगर 0 हो जाए, पास वाला x है, अब सपोज करो इधर वाला कोई सम अदर नंबर हो गया, है ना, मान लो 5 आ गया, तो अब आप सोचो x तो बेचारा टंग गया ना, x टंग गया मतलब x कोई सॉल्यूशन देगा ही नहीं, तो इस केस में इसे कंसिस्टेंट तो नहीं कह सकते बॉस। माने d 0 हो गया तो उसमें हो सकता है कि बच जाओ, हो सकता है मर जाओ, तो हो सकता है मर जाओ वाले केस पे जाओ ही मत, इसीलिए बेस्ट है कि हम जाएंगे d नॉट इक्वल टू 0 वाले केस में। इज दैट सो? आप भी मुझे ये कहना चाह रहे थे? चलो ओके, अब जरा देख लेते हैं कहानी में हमारे पास में d के नाम पे क्या क्या है। 1 1 1, इधर है 1 1 4, इधर है बॉस कितना 1 4 10, ऐसा कर दें? अच्छा ये कितना आंसर दे रहा है? 0 दे रहा है क्या? एक मिनट मैं चेक कर देता हूं, एक मिनट के लिए। ठीक है, 1 प्लस के अंदर कितना 4, प्लस में कितना 4, ठीक है, तो ये 4 और 4 तो हट ही गए, मेरा तो आंसर 9 आ रहा है बॉस। आपका -9 आ रहा है क्या? मेरा तो ये गया 10, ये दोनों मिले 4, ये दोनों मिले 4 बराबर, ये गया 1, ठीक है, ये गया 1, इधर से देखो, अब मेरे से यहाँ गलती हुई सेकंड वाले में, है ना, यहां से मेरे को चेक करना पड़ता है, क्योंकि मैं पता है टेढ़ा देखता हूं। द बेस्ट वे टू सी थिंग्स इज लाइक दिस, ऐसे देखना चाहिए ना, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं, मैं उल्टा देख रहा होता तो मेरे को कई बार बहुत खुद को भी ध्यान से देखना पड़ता है। इधर से हो जाएगा 1 प्लस के अंदर इधर से कितना हो जाएगा 16, सही है, और उधर से हो जाएगा 10, ये 10 वाले भैया 10 से गए, है ना, और 8 में से 17 गया -9, आप बिल्कुल सही बोले थे, तो डी की वैल्यू -9 है, इसका मतलब ये कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अच्छा एक मिनट जरा देखते हैं, डी की वैल्यू सर 0 नहीं है, 100% आपके हिसाब से कंसिस्टेंट होगा, चेक कर देते हैं, ऐसे सोच लेते हैं कि डी की वैल्यू 0 नहीं है, लेट्स से डी की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू में ऐसा कोई नंबर इस साइड जनरेट करके दिखा दो जिसपे मामला फंस जाए, क्योंकि नीचे 2 है तो 100% कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, बताओ? होगा। तो फिर अल्फा की हर वैल्यू के लिए होगा, श्योर हैं आप? मतलब मैं हाँ भर दूं, डी एज डी इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट फॉर एवरी अल्फा, इज दैट सो? हाँ भाई परफेक्ट, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, है ना। हाँ भाई सर अल्फा रियल नंबर हो जाएगा, हमने भी बिल्कुल ये लिखा है ना सर, इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। अच्छा हो सकता है यार, हो सकता है ना, क्वेश्चन वाले ने दे रखा है, ठीक है, ये बात भी सही है यार, मैं सोर्स देखता चलूं, मेरी समझदारी इसी में ही है ना, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है। एक मिनट लेट मी चेक,
हम्म हम्म। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं क्या है, मैं तो ऐसे ही रेंडमली दिए कुछ। हो सकता है मेंस के भी हो, कुछ मेरे को भरोसा नहीं मतलब। आप सभी लोगों ने तो कर लिए ना, या नहीं करे ये भी? ये इस क्वेश्चन में दे रखा है के एक्स प्लस में 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 1, यहां दे रखा है के माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2। परफेक्ट। और दे रखे k प्लस 2 टाइम्स में z इज इक्वल टू 3 हैज ओनली वन सॉल्यूशन देन k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है भाई, है ना? परफेक्ट है। हाँ, इसका मतलब ये कि इसका कम से कम एक सॉल्यूशन है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी नीलेश थोड़ी देर में, है ना? अब जरा इसके ऊपर गौर करते हैं। इसका एक सॉल्यूशन आएगा, ये सॉल्यूशन आएगा, इसका मतलब ये कि 100% है। डी भैया जीरो नहीं हो सकते, सही बात है ना? डी भैया जीरो नहीं हो सकते, इस केस में 100% सॉल्यूशन आ सकता है। अगर डी भैया जीरो नहीं हो सकते तो डी के नाम पे मैं क्या क्या लिख सकता हूं? के लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं, -1 लिख सकता हूं, 0 लिख सकता हूं, के -1 लिख सकता हूं, -2 लिख सकता हूं, 0 लिख सकता हूं, 0 लिख सकता हूं, के प्लस 2 लिख सकता हूं। और ये वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। बाई चांस इट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना? और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जब आप डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? इसकी वैल्यू को डायगोनल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन k मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 1 इंटू k प्लस 2। इट शुड नॉट बी जीरो, इसका मतलब k की वैल्यू शुड नॉट बी 0, 1 और -2। माने k बिलोंग्स टू क्या होगा फिर? r माइनस ये तीन वैल्यूज हटा दो आप, उस केस में 100% सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। हाँ बिल्कुल नवन, है ना? अगला क्वेश्चन देखो, ये तो इतना आसान सा क्वेश्चन हो गया, है ना? इसको भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन है अपने पास में अगला, ठीक है? वैल्यू ऑफ ए, नहीं नहीं ये कुछ और है यार। एक तो क्या दे रखा है? देन सिस्टम इज क्वेश्चन मार्क, है ना? देखो भाई एक मिनट, x1 प्लस में देखो x1 प्लस में 2x1, ये 2x2 है, ठीक है? x1 प्लस में 2x2 प्लस में x3 इज इक्वल टू 3, 2x1 प्लस में 3x2 प्लस में x3 इज इक्वल टू 3, 3x1 प्लस में 5x2 प्लस में 2x1 इज इक्वल टू, देन सिस्टम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है? देखो भाई हमारे को नहीं पता सिस्टम कैसा होगा, लेट्स चेक इट, ये कैसा सिस्टम दे रहा है। सबसे पहले तो इसके डी की बात करते हैं। अगर मैं इसके डी की बात करता हूं तो डी होगा 1 2 1, इट इज 2 3 1, इट इज 3 5 2, यही होगा भाई, है ना? अब जरा मिल, अच्छा इसकी वैल्यू 0 है, ओके, मेरे को लगा आप एरर बता रहे हैं। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन दे देगा 6, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन दे देगा फिर से 6, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा मुझे 10, माइनस के अंदर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन विल गिव मी 9, है ना? इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन विल गिव मी 5, है ना? इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन विल गिव मी 8। परफेक्ट। 6 ये हो गया कितना? 32, नहीं सॉरी 22, 22 में से कितना कम करवा रहे हैं? 17 और 5 22। अरे वेरी गुड, सही बोल रहे थे आप लोग, एकदम सही कि डी की वैल्यू 0 आ गई है। अब डी की वैल्यू 0 आ गई और अगर एक भी बंदा बागी हो गया हम फंस जाएंगे, हमारा नो सॉल्यूशन पे काम चल जाएगा, राइट है? आ जाइए जरा चेक कर देते हैं। चेक करने के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना, हो सकता है D1 या D2 में से कोई एक आदि धन्य कर देगा हमारे को। अब D1 की बात करते हैं, तो D1 विल बी 3 3 1 और ये दे देगा 2 1 3 1 5 2, यही देगा भाई। जरा मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 18, ठीक है? इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा? 2, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 15, माइनस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 3, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 15, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 12, राइट है? आ जाएगा कितना? 12 आ जाइए सब। अब ये हो गया 18 और 15 33, ये 35 हो गया, 35 तो इसने दे दिया, माइनस 15 और 15 30 दे रहा बॉस। इसका मतलब आंसर आ गया 5। इसका मतलब हमारे को पता चल गया कि हमारा D 0 है, इंटू एक्स करने पर इधर की तरफ 5 आ रहा है ना? हम ऐसे नंबर को तलाश रहे हैं सभी लोग मिलकर के जो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 5 दे दे, जो कि हमारे को लग नहीं रहा, इसलिए सिस्टम इज नो सॉल्यूशन, माने इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। क्या कहते हो आप? बहुत ज्यादा लंबा समय तो नहीं लगा? नो सॉल्यूशन, एकदम परफेक्ट, है ना भाई?
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1। इधर की तरफ है माइनस का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये कैसा सिस्टम देगा, है ना, ये कैसा सिस्टम देगा। तो भाई एक काम करते हैं ना, इसमें जो 1/a स्क्वायर है ना, ऐसा भी क्यों करें। अगर मैं बोलूं कि मुझे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को हटा करके इसकी जगह थोड़ी सी देर के लिए कैपिटल एक्स दिखा दो, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की जगह मुझे कैपिटल वाई दिखा दो, और जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की जगह मुझे कैपिटल जेड दिखा देना, ठीक है। तो मेरे लिए ये सिस्टम बन गया है एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। ये मेरे लिए बन गया है x माइनस का y प्लस का z इज इक्वल टू 1, राइट है। ये मेरे लिए बन गया माइनस एक्स प्लस का y प्लस का z इज इक्वल टू 1, है ना। अभी सबसे पहले अपन निकालते हैं d इसका। d की वैल्यू आ रही है 1 1 माइनस 1, इट इज 1 माइनस 1 1, इट इज माइनस 1 1 1, ऐसा आ रहा है। अब जरा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, -1, इसके साथ वाले का मल्टीप्लीकेशन -1, इसके साथ वाले का मल्टीप्लीकेशन -1 माइनस, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन -1, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन +1 है ना। गलत तो नहीं सोच गया मैं। अब ज्यादा ज्यादा मैं इसको काट सकता हूं, तो मेरे पास में आंसर आ रहा है -4, परफेक्ट। आपका भी ये आ रहा था, अच्छा आप लोगों ने करा नहीं है, ओके। डी की वैल्यू -4 आ गई। अगर डी की वैल्यू -4 आ गई तो 100% सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा। क्या कहते हो आप, डी की वैल्यू -4 आ गई, अब 100% सॉल्यूशन आएगा, राइट है। तो इसका मतलब ये कि ये पहली बात तो कंसिस्टेंट सिस्टम है। कुछ बोल रहे हैं आप लोग सभी, क्या कोई भी दो प्लेन पैरेलल नहीं है मेरे हिसाब से, कोई से भी दो प्लेन पैरेलल नहीं है। ये कोई भी ना, कोई पैरेलल भी नहीं है। पैरेलल, पहली बात तो कोइंसिडेंट होने के लिए पैरेलल होना मस्ट होता है। क्या लास्ट वाले का क्या करना चाह रहा है पता नहीं, मेरे को पता नहीं चला, मेरे को सुनाई नहीं दिया साफ। हाँ हो सकता है, आ सकता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये सही बोल रहा है कि लास्ट के दो को ऐड कर दें तो 2z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और इससे हमारे पास में z की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब z इज इक्वल टू 2, अच्छा सॉरी, z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। तो 2z इज इक्वल टू 2, इसका मतलब z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। और z की वैल्यू 1 अगर आपने इसमें, जैसे मैं तो कह रहा हूं इन दोनों में रख दिया, तब भी आपकी x की वैल्यू भी 1 आ रही है, तीनों 1 आ रहे हैं। लो आंसर ही आ गया। तो x y z, मैं ऐसा भी क्यों लिखूं, पूरा ही लिख देता ना। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1 ही आ गया। इसका मतलब पक्का सॉल्यूशन आएगा, और वो भी सिंगल सॉल्यूशन आएगा, नॉर्मल सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इसका अंदर कंसिस्टेंट भी आएगा और यूनिक सॉल्यूशन भी आएगा, ठीक है। और आंसर भी 0 0 नहीं आ रहा, तो मैं तो इवन ये भी बोल सकता हूं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहा है। और बताइए आपको इससे क्या ज्यादा क्या चाहिए, इससे क्या उम्मीद कर सकते। हाँ बोलो। कहां हो रहा है बताओ आप। हम वही तो, हम सबसे पहले उसी पे चर्चा कर रहे थे। हमने कहा था केस ये था कि आप अपना आंसर देने से पहले, अच्छा वो भी जो आप एक्सेप्शन बता रहे हैं वो नो सॉल्यूशन पे था। अगर नो सॉल्यूशन है तो देख, नहीं अगर भाई आपके, हाँ सिंगल सॉल्यूशन पे था, नो सॉल्यूशन बनता है उसमें। हाँ अब लेकिन इसमें देखो ना आप, इसमें आप किसी भी तरह से कोई भी दो प्लेन को एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर सकते, चाहे कुछ हो जाए। हाँ है ना। एक बार तू फिर भी बेटा देख लेना एक बार, और मेरे को आप डीएम भी कर सकते हो, आपकी तरफ से आ जाए तो कुछ, है ना। ऐसा मत समझना कि अभी इतने जनों के बीच में क्या ही बोलूं, ठीक है। अच्छा अब देखो ये कह रहा है सिस्टम, दिस सिस्टम हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन।
अगर बाय द वे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन जीरो सॉल्यूशन दे रहा है तो ये वाला सिस्टम क्या देगा, अब यार ये कैसे बताऊं, ठीक है, लेकिन ये अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन दे रहा है इसका मतलब सॉल्यूशन आ रहा है ना। ओके, एक तो नॉन जीरो का मतलब होता है नॉन ट्रिवियल, पहले ये भी बता दूं आपको, है ना, नॉन ट्रिवियल, मानते हैं आप ये बात? अच्छा, अब नॉन ट्रिवियल आंसर आ रहा है, इसका मतलब आंसर आ रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो सबसे पहले मैं सबसे पहले डी निकालता हूं इसका, है ना। डी की वैल्यू मुझे दिख रही है ए बी सी, है ना, बी सी ए, और यहां मुझे दिख रही है सी ए बी, और क्या आ रहा है, सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, अरे भाई 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 प्लीज एक मिनट, है ना, लेट मी, नहीं तो आपकी बात तो कितने लोग सुन पाएंगे, है ना। मैं आपकी बात समझ गया हूं, थोड़ी सी देर आप रुके। देखो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है ना, तो ये डी जीरो नहीं होगा, है ना, बेस्ट वे इज दिस, है ना। क्यों, क्या कहते हो आप, इस पे एग्री कर जाए पहले अपन। डन। अच्छा, अब नए वाले के लिए हम डी डैश निकालते हैं, नए वाले के लिए हम डी डैश निकालते हैं। डी डैश क्या होगा, डी डैश हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, राइट है। अच्छा, इधर से देखा जाए तो इट इज सी प्लस ए प्लस बी, इधर की तरफ बी प्लस सी, यही होगा। इधर की तरफ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सी प्लस डी, इस कहानी में ये ए होगा भाई, है ना, सी प्लस ए। अच्छा, अब आप में से ना, वैसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस बात पे बात करना कि ऐसे केसेस में हमारे पास में 8 डिफरेंट डिटरमिनेंट बनती है। मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, जिसमें से 6 मर गई थी, 6 जीरो हो गए थे, याद है आपको, है ना। तो मैं आपको, मेरा तरीका तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जब भी ऐसा हो ना, तो आप हमेशा पहला उठा लो। अब पहला कौन है, बी है, सी है, ए है, ठीक है ना। अब बी सी ए, फिर अगले नंबर पे पहला है सी ए बी, ये भी मेरी चॉइस हो सकती है वैसे, ध्यान रखना, सी ए बी कि मैं किसको उठाना चाहता हूं। अगले नंबर पे आ जाएगा ए बी सी, फर्स्ट। तो वन डिटरमिनेंट इज बी सी ए बी ए बी सी, यही होगी। अच्छा, जो सेकंड डिटरमिनेंट होगी वो क्या हो जाएगी, सेकंड डिटरमिनेंट जो रिमेनिंग होगी वो होगी सी ए बी, ठीक है, सी ए बी ए बी सी एंड इट इज बी सी ए, सही है बात है, ओके। अच्छा, मैं अब इसमें एक काम करना चाहता हूं, एबीसी को पहले यहां लाऊंगा फिर यहां लेके आऊंगा, भाई ये तो अलग ही चलता है, ऐसा होगा। एक मिनट, अब जरा दिमाग लगाते हैं इसमें, ठीक है। ये अगर ऐसा देखा जाए तो -1 की पावर 2 होने की वजह से यहां से हो जाएगा एबीसी बी सी ए सी ए बी, इज दैट सो, है ना, सी ए बी लिख दें। अच्छा, इधर वाले के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो सकता है, मैं सी ए बी को नीचे लाना चाहता हूं, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये देखो सी ए बी पहले यहां आएगा तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, माने सी ए बी यहां पहुंच चुका है, एबीसी ऊपर आ चुका है। अब सी ए बी और बीसी इंटरचेंज हो जाएगा तो बीसीए ऊपर आ चुका होगा और ये नीचे आ जाएगा, तो एबीसी अभी भी ऊपर बैठा हुआ है, बीसीए इसके जस्ट नीचे बैठा होगा, ये सीए भी हो चुका होगा। नाउ इट इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, एबीसी बीसीए सीए बी, क्या कहते हो आप। अब क्योंकि ये जीरो नहीं है तो ऑब्वियस बात है ये भी जीरो नहीं होगा। सो अगर इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है तो इसका भी नॉन ट्रिवियल, है ना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आएगा। अभी मैं, आप बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात बोली है, थोड़ी सी देर और रुक जाओ, है ना। ये एक चीज ऐसी है जो मेरे थोड़ा आगे की उस पर चली गई है, अभी 1 मिनट में आता हूं उस पर भी, 2 मिनट रुक करके, है ना, 2 मिनट रुक करके आता हूं उसी चीज पे, जस्ट उसी चीज पे आऊंगा, ठीक है, 2 मिनट और रुक जाए, ठीक है। तब तक आते हैं, सो दैट दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ओके, शो दैट का क्वेश्चन है ना। अच्छा देखो, सुनो मेरी बात, इस बहाने से मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूं, इस बहाने से मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूं कि इसके अंदर से अगर मैं 2 4 6 1 2 6 1 1 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई जेड, ठीक है, इजिकल टू में यहां की तरफ 8 5 4 अलग कर दूं, तो आप में से कई बच्चे समझेंगे अब सर मैट्रिक्स पे आ गए हैं, डिटरमिनेंट से हट गए, है ना। अच्छा, क्योंकि मैं मैट्रिक्स से आ रहा हूं और कहानी में इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट को ला रहा हूं, तो ये वाला जो मेथड होता है, ये वाला मेथड कहलाता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। हालांकि ये नहीं पढ़ाया जाता लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, बहुत ही आसान सा मेथड है। थोड़ी सी देर के लिए इसे ए मान लो,
इसे x मान लो, इसे b मान लो, चलेगा। अब इसकी पूरे की मल्टीप्लाई करो a इनवर्स से, वो भी प्री। अगर आप प्री मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल फाइंड a इनवर्स a x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ऐसा पाओगे। आपको पता है ये बन जाएगा I, और फिलहाल x इज इक्वल टू में ये बन गया a इनवर्स, है ना। अच्छा, a इनवर्स को आप में से कई बच्चे एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डिटरमेंट ऑफ a बोल सकते हैं। तो डिटरमेंट ऑफ a को मैं इधर भेज देता हूं, तो डिटरमेंट ऑफ a इंटू एक्स इज इक्वल टू में नाउ इट इज एडजॉइंट ऑफ a b, ऐसा कह दूं, चलेगा? चलेगा। अच्छा, अब मैं एक बात जानता हूं कि मैं डिटरमेंट ऑफ ए अगर मैं निकालता हूं तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डिटरमेंट ए की जो वैल्यू निकलेगी ना, हालांकि उसकी जरूरत नहीं, फिर भी बता रहा हूं आपको, 2 4 6 इट इज 1 2 6 इट इज 1 1 3 अगर मैं निकालता हूं तो आप में से कई बच्चों को पता चलेगा इसकी वैल्यू निकल गई कितनी, 12, ठीक है। इन दोनों की निकल गई 24, ठीक है, प्लस इन दोनों की निकल गई, सॉरी, इन दोनों की 24 और इन दोनों की निकल गई प्लस का 6, राइट है, माइनस। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 12 अगेन प्लस, है ना, इन दोनों का 12 एक और, उन तीनों का 12 एक और, तो 36 ये आ गया बॉस। क्या कहते हो आप? 30 42 ये हो गया 42। आंसर आ गया कितना? 6 आ गया, 6, है ना। इसका मतलब ये कि इधर की तरफ जो है, इधर की तरफ कुछ 6 टाइम्स समथिंग कुछ बनेगा, है ना। ओके ग्रेट, एक मिनट अपन को क्वेश्चन देख लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि है ना, एक भी गलती हो गई तो हम बहुत देर तक पे करते फिरेंगे इसका। 2x 4y 6 ये 8 1 2 3, ये 1 2 3 है भाई, ये 3 है बॉस, ठीक है, ध्यान से सुना आप, ठीक है, ये 3 है। इसके 3 होने से, इसके 3 होने से चमत्कार हो गया है, चमत्कार हो गया है। कैसे चमत्कार हो गया है ना, क्योंकि मेरे को चमत्कार तो वैसे भी दिख गया, एक और चमत्कार भी दिख गया आप, हाँ, ये पैरेलल हो गया, है ना, 1 2 3 ये हो गया कितना, 1 1 3। अब देखो ये दोनों सेम सेम हो गया बॉस, अगर ये दोनों सेम सेम हो गया तो इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर तो 0 ही हो गया, चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इधर वाला 0 बन गया। अच्छा, अगर बाय द वे इधर वाला 0 बन चुका है, इधर वाले ने 0 होने से इनकार कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब आपके पास में सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ आप तो। अरे सोच के देखो ना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी से आप सोचो कि इधर वाला तो नल मैट्रिक्स दे रहा है आपको, इधर वाला आपको नॉर्मल मैट्रिक्स दे रहा है। क्या नल मैट्रिक्स कैन बी इक्वेट टू ए नॉर्मल मैट्रिक्स? बस तो सिस्टम लटक गया, और लटकने को तो इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या आप मेरी बात समझे? तो आपको पता चलेगा कि ये मामला फंसेगा ही फंसेगा इन केस अगर ऐसा हो जाए। अब एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे वो मेरे को नहीं आता, एडजॉइंट ऑफ बी निकालने का रास्ता अगर आपको पता हो तो बताओ क्या करते थे। नहीं, 2 4 6 लिखते थे, 1 2 3 लिखते थे, 1 1 3 लिखते थे, और फिर पहली दो लाइनों को 2 1 1 4 2 1 को कॉपी करते थे, फिर दो रोज को कॉपी करते थे, 2 4 6 2 4 लिखते थे, 1 2 3 1 2 लिखते थे, और लिखने के बाद में सीधा एक मैट्रिक्स की तरफ भाग लेते थे। याद है, 6 माइनस 12 बोले तो माइनस का 6। ओ मैं एक लाइन मिस कर गया, हाँ भाई मैं एक लाइन मिस कर रहा था ऊपर वाले से, है ना, याद है, ये डिलीट, ये डिलीट, 6 माइनस 6 दैट इज 0, दिस इज 6 माइनस 12 दैट इज माइनस का 6, ये 12 माइनस 12 दैट इज अगेन 0, राइट है। और इधर से देखा जाए 3 माइनस 3 इज अगेन 0, 6 माइनस 6 इज अगेन 0, 6 माइनस 6 इज अगेन 0। पता नहीं ये वाला -6 क्यों आ रहा है ना। अरे वाह, पक्की बात है। ये लोग मेरे को कह रहे हैं कि सर ऐसा मत करो, ये आप लिख सही रहे हो लेकिन इधर लिखो ऐसा। अच्छा, अपना ये हो गया 6 माइनस 6 0, परफेक्ट, है ना। अच्छा, इधर की तरफ कितना हो गया, 1 माइनस 2 दैट इज -1, इधर की तरफ हो गया कितना, 4 माइनस 2 दैट इज 2, इधर की तरफ हो जाएगा 4 माइनस 4 दैट इज 0। क्या ऐसा कुछ हो गया? हाँ वो चेक कर लेते हैं अपन, है ना। हाँ भाई, कितना, 6 माइनस ये बराबर 3, 3 कर दूं और चेक कर लो अभी भी कुछ भी बाकी हो तो। बाकी सब सही है। हाँ चेक 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 करो आप, फटाफट चेक करो, अच्छा लगेगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है।
क्या आपने 6 माइनस से 3 गिन दिया यार इसको? हाँ, तब मैंने आपकी बात इग्नोर करी है, इसका मतलब ये कि मैं आपको शांत रहने को कह रहा हूं इनडायरेक्ट वे में। हाँ भाई फिलहाल अच्छा, अब इसकी मल्टीप्लीकेशन अपन किससे कर रहे हैं? बी से। बी से मल्टीप्लाई करें बेटा, 8 5 4 कर दें, क्या कहते हो? है ना, चलो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, अब बताना जरा। ठीक है, उधर की तरफ नल मैट्रिक्स बन चुकी है, भूलना मत। ठीक है, अच्छा इन तीनों का इन तीनों से मल्टीप्लीकेशन विल गिव मी 24 माइनस 30। 24 माइनस 30 है ना, 24 माइनस 30 कितना होता है? -6। ठीक है, अच्छा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन विल गिव मी 0, मानते हैं आप? ठीक है, अच्छा और इधर की तरफ हमारे पास भैया कौन बन गया? -8 प्लस का 10 माइनस प्लस का 2। ठीक है, और उधर की तरफ एक नल मैट्रिक्स तैयार है। नल मैट्रिक्स का मतलब समझे आप? नल मैट्रिक्स का मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस, ये बन गया है। अच्छा इसका क्या जवाब दिया जाए? 0 0 0 0, क्या ये इक्वेट हो सकता है? नो अच्छा, और एक और बात, मैट्रिक्स है तो कंपेरेबल भी होगी, याद है ना, कंपेरेबल भी होगी। तो कंपेरेबल है और 0 -6 के बराबर पॉसिबल ही नहीं, इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब मैंने पहली बार आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की भी मेरी एक बची हुई थी। अच्छा ये एक बच्चे ने पिछले वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन उठा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमसे भी भूल हो गई, मेरे को तो अभी याद आया कि कल मैंने आपको, हाँ हाँ बोलो बोलो, सुनो सुनो सुनो, अभी आप तो बहुत आगे जा रहे हो। मुझे तो लिखने के बाद याद आया कि मैंने आपको होमोजीनियस तो करवाया ही नहीं था कल। तो फिर तभी तो मैं चुप हो गया, मैंने कुछ भी बोला नहीं, मैंने कहा जाने दो, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद 2 मिनट 3 मिनट का टाइम ले लेते हैं, हम जब वहां पहुंचेंगे तब अपन बात करेंगे, तभी, क्योंकि हम तो टाइटल से आगे खेल रहे हैं, मैं आपको क्या समझाऊं और क्या उतारूं इसमें। ठीक है, तो इसलिए मैं चुप हो गया। ठीक है, इसीलिए बस वेट कर रहा था कि आप थोड़ा समय निकाल लें। हाँ भाई, ये जेईई में 2019 का क्वेश्चन आप में से सभी बच्चों ने देख लिया होगा वैसे तो, करा? अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है कि कई स्टूडेंट इसको देख के डर जाते हैं, लेकिन जो ध्यान से देखते हैं उन्हें पता चलता है यार ये तो 2 वेरिएबल की तो है, हाँ या ना? अब ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहे हैं कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे अगर थीटा इतना हो, और यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर थीटा इतना हो। रुको रुको रुको, एक मिनट। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तब होते हैं जब 0 × x = 0 हो जाए, तब x के पास में इनफाइनाइट चॉइसेस होती हैं कि भाई मर्जी जो लगा दो, तुम्हारी इच्छा है। यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब d जो है वो कोई सिंपल नंबर हो जाए, समझ रहे हो आप? d जो है वो कोई सिंपल नंबर हो जाए, सिंपल नंबर, इधर कुछ भी आता फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर d जो है 0 के सिवा कोई भी दूसरा नंबर चढ़ गया तो ये 2 इसके नीचे जाएगा जाएगा और आंसर लाएगा ही लाएगा, और सिंगल आंसर लाएगा, उसमें भी कोई शक नहीं है, मैंने यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। राइट है, तो मैं जितना देख पा रहा हूं, हालांकि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर जब ये 2 ही लाइनें हैं तो आप वो क्रॉस क्यों नहीं खेल रहे, a1/a2 b1/b2 क्यों नहीं खेल रहे? ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं, अगर आप बोलो तो मैं उसमें भी रेडी हूं, लेकिन उसमें आप ही फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि मतलब आपके लिए 0/0 सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लास्ट में, इसलिए रुका वो उसमें, है ना? तो मैं चलता हूं भाई डी पे। सबसे पहले डी के अंदर अगर मेरे से किसी ने कहा डी क्या होगा, तो मैं लिखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन थीटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस कॉस थीटा, यहां पे दिखेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में कॉट थीटा है। इंटरेस्टिंग। हाँ भाई कॉट थीटा ही है सही में। ठीक है, और इधर कितना है? 1 है। ठीक है, ये हमारा क्या आया? डी आया, डी। ओके, तो आप सभी लोगों ने तो खैर इस पे जबरदस्त मेहनत करी है। यहां पे आया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन थीटा इंटू 1 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में कॉस थीटा इंटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर में कॉट थीटा, और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन लाना है, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ होना चाहिए। आगे कैसे जाओगे बताओ? पहले रुको रुको, अब इसके आगे जाओ ही मत, रुक जाओ, क्योंकि आपको इसने सुंदर केसेस दिया आपको। ये देखो ना, आप ध्यान से देखो, ये केस दिया है इसने, चेक कर लेते हैं, है ना? अभी चेक कर लेते हैं। आपको पहला केस उठाते हैं अपन। थीटा हमारे को दे रखा है, कहां से काम है? 90 डिग्री से लेकर के और 120 डिग्री में। आसान बना देता हूं आपके लिए। अब 90 से इसके बीच में हमने ऐसा सुना है कि जब थीटा 90 से आगे 120 में ट्रेवल करता है तो साइन थीटा जो होता है 90 पे 1 होता है, ऐसा सुनते हैं अपन। 90 पे कितना होता है? 1 होता है। और 120 डिग्री पे ठीक होता है 60 डिग्री पे होता है, √3/2। √3/2 का मतलब 0.85 होता है। क्या कहते हो आप? ऐसा? अच्छा, और कहानी में ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब ये 1 को टच नहीं कर पा रहा। अगर ये 1 को टच नहीं कर पा रहा तो इस केस में इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन थीटा होगा ना, उसे आप रोक नहीं सकते 0 होने से, क्योंकि ये 1 तो हुआ ही नहीं, 1 के अंदर अंदर में टिक गया, तो इसका वैल्यू तो 0 हो गया। अच्छा, अब आते हैं इस दौरान में हमारे कॉस थीटा का क्या हुआ। अगर भाई कॉस थीटा की बात करी जाए, है ना, तो कॉस थीटा जो होगा 0 90 पे जाते 0 हो जाएगा बस। क्या कहते हो आप? और कॉस 120 डिग्री जो होता है वो माइनस का 1/2 होता है, और लेकिन माइनस कॉस थीटा हो रहा है तो प्लस का 1/2 बना देता हूं। क्या कहते हो आप? है ना? तो ये अपने आप में 0 से लेकर के 1/2 दौड़े भाई, 0 से 1/2 दौड़े माइनस कॉस थीटा वाले भैया। तो माइनस कॉस थीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप में से किसी ने सोचा
तो 0 से 1/2 के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0। अच्छा देखो, अभी देखो एक भैया तो खुश होते आ रहे हैं, लेकिन है ना, पता है आगे मैं कॉट थीटा के बारे में ध्यान ही नहीं दूंगा। क्यों नहीं देखोगे सर? इसलिए देखूंगा क्योंकि ये वाला 0 है, ये 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, भाई को 0 बनना पक्के पड़ेगा। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूं कि कॉट थीटा का क्या होगा। कॉट 90 पे जाकर के 0 हो जाता है कहते हैं, और कॉट 120 डिग्री माने tan 120 का उल्टा, है ना। ये यूं भी समझ सकते हैं कि इट इज इक्वल टू cos 120 बाई sin 120, ऐसा भी सोच सकता हूं ना मैं। cos 120 इज माइनस हाफ, sin 120 इज √3/2, 2 से 2 कट लो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/√3, है ना। इसका मतलब ये कि कुछ माइनस का 1/1.7, है ना। अच्छा, जो 1/1.7 होता है उसके लिए बोला जाता है कि ये कुछ 0.6 मान लेते हैं, क्या कहते हो आप, तो ये कुछ माइनस का 0.6 हो गया, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी ले लोगे तो -1 दे देगा, हटा लो ये सब, ये -1 के आसपास दे देगा, है ना। तो अपन मान लेते हैं -1 देगा, इस दौरान में 0 है तो गया। तो इसका मतलब ये कि इस इंटरवल में तो d की वैल्यू, इस इंटरवल में तो d की वैल्यू हर हालत में क्या आएगी, क्योंकि ये वाला 0 बन चुका है, cos थीटा भी 0 है, और ये वाला कुछ -1 के आसपास नंबर दे रहा है, ठीक है। तो आंसर इज 0, d 0 आ गया। अच्छा 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 अच्छा, ओके, d 0 हो गया। अच्छा अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि सर d1 तो परमानेंटली 0 है? क्या आप में से कोई मान रहा है ये बात को कि d1 तो परमानेंटली 0 है? ठीक है, ऐसे भी आंसर ये रुक गया उनका, ठीक है। d1 0 है क्या? d2 भी 0 है, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं दोनों ही 0 हैं। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये कि d का 0 होना श्योर कर रहा है कि इधर वाला 0 आएगा ही आएगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो इस इंटरवल में मुझे कुछ आते दिख रहे हैं, ऐसा कह लो, ठीक है। अच्छा, अब इस इंटरवल में क्या सीन हो रहा है ना। देखो, अब मेरे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने की वजह से मैं फर्स्ट पे भी ऑलमोस्ट आधा हां भर चुका हूं, ठीक है, और थर्ड पे भी ऑलमोस्ट आधा हां भर चुका हूं, आधा आधा। ये वाले को अभी मैंने चेक नहीं करा, इसको मेरे को चेक करने दो। अब मैं दूसरा केस सोच रहा हूं, जब मेरा थीटा कहां से कहां में दौड़ेगा, थीटा मेरा दौड़ेगा कहां से कहां में, थीटा मेरा दौड़ेगा पाई से लेकर के 7π/6 के बीच में। क्या कहते हो आप? थीटा 7π/6 माने 180 डिग्री, और सेवन पाई बाय 6 कितना होता है, 30 70 210 डिग्री, है ना। जिनको डिग्री में सोचना था वो डिग्री में सोच लेना, जिनको पाई में सोचना था पाई में सोच लेना, ठीक है। अब मैं बात चला रहा था साइन थीटा की, ठीक है। तो साइन 180 पे 0 होता है ना, और ये यहां तक जाता है तो -1/2 हो जाता है। तो मैं उल्टा लिख देता हूं, -1/2 से 0, है ना। -1/2 से कहां गया, 0 तक। -1/2 से 0 का मतलब होता है माइनस का 0.5 से 0 के बीच का कोई भी नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाते ही ये -1 देगा, है ना। तो अब मेरा सेकंड के लिए, अब जो मेरा सेकंड थॉट है उसमें मेरा जो d है उसमें साइन थीटा की वैल्यू -1 आ गई है, ठीक है। अगर ये +1 ला करके खुद को बचा गया तो मैं 0 दे दूंगा फिर से, ठीक है। अब चलते हैं cos थीटा की दुनिया में। cos थीटा, cos 180 पे क्या देता है, -1, है ना, ये दे देगा -1, और cos π+30, cos π+30 पे दे देगा -cos 30। माइनस का cos 30 का मतलब हो जाएगा माइनस का √3/2, माइनस का √3/2 का मतलब हो जाएगा माइनस का 0.85, ठीक है। सोचो, इतना सोचवा रहा है ये बंदा, ठीक है। तो एक तरह से ये गाड़ी -cos थीटा के केस में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर आप समझ जाओगे तो, कि कहां से कहां तक गई थी, 0.85 से लेकर के प्लस के 0.85 से लेकर के +1 तक गई है। इसका मतलब 1 नहीं टच कर पाई, इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये वाले भैया ने मुझे 0 दे डाला है। और वैसे देखा जाए तो इसके 0 देने के बाद में आप इसके बारे में तो खुश हो जाओ कि ये किसी भी हालत में कुछ भी देता रहे, एनीथिंग दे दे, ठीक है।
जीरो ही होगा, क्योंकि इन्फिनिट तो दे नहीं सकता, इन्फिनिट देने के लिए इसको जीरो में जाना पड़ेगा, है ना, तो ये देगा नहीं। तो फिलहाल अभी आंसर में मेरे पास में D-1 आ रहा है, विच इज अ नॉर्मल नंबर। क्या कहते हो, है ना, नॉर्मल नंबर आएगा। अच्छा, D1 D2 जीरो है ही, तो आप में से कई बच्चों को दिख रहा होगा, अब ये ऐसा लिखा हुआ है -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू में D1 जीरो। ठीक है, ये सोचा आपने। सिमिलरली -1 इंटू वाई बराबर में भी जीरो, इसका मतलब x भी जीरो आ रहा है और y भी जीरो आ रहा है। इसका मतलब 100% सॉल्यूशन, भले आप ट्रिवियल बोलो या यूनिक बोलो, एक ही बात है। माने सॉल्यूशन कैसा आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है ना। तो मुझे तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन आता दिख रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद इसका सुंदर आंसर फर्स्ट ही है। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट ही सही बैठ रहा है भाई। लेकिन इतना धांसू क्वेश्चन इन्होंने क्रिएट कर लिया, बताओ कितना। आप सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज करवा दिया इस बंदे ने, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, वो भी इस लेवल का यूज करवा रहा है, और इस पे भी शांत नहीं हुआ। जिस बच्चे को साइन थीटा कॉस थीटा की नॉर्मल वैल्यूज 120 वगैरह नहीं हुआ ना, गया। ठीक है, सही बात है, हाँ सर्किल के क्वेश्चन बैठे थे। ठीक है, बस क्या नाम है, एक मिनट है, क्या नाम है, हेंजल। हेंजल, दिस इज ओनली फॉर टुडे ओनली, है ना, मतलब, और वो भी मुश्किल से कुछ आधे दिन का ही है अभी आपका, उसके बाद यू आर फ्री। ठीक है, सोचो ये क्या बता रहे हैं भाई, ऐसे ऐसे लोग, इतना लेंदी हो जाता है। हाँ सोचो, मेरे को भी कम से कम 8 से 10 मिनट तो लगा ना आपके साथ में। नहीं, मैं आपको इससे ही बताता हूं, देखो इसीलिए तो मैं आपको कहता हूं ना, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं। देखो, आपका पेपर आएगा 25 क्वेश्चन का, उसमें से हो सकता है आप बिल्कुल समय देकर करो ना, तो आप 2 घंटे के अंदर हो सकता है कोई बच्चा 2 आवर्स लेगा, और वो तकरीबन नहीं करते हुए भी 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक एक एवरेज बच्चा लगा देगा, जिसने अच्छी तैयारी करी है। लेकिन क्या आपके 3 घंटे में से 2 घंटे देना समझदारी होगी? नहीं ना, है ना, वो तो नहीं होगी ना। तो इसीलिए आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप अपनी केमिस्ट्री का जो भी पेपर हो ना, केमिस्ट्री का जो भी पेपर हो, उससे 40 से लेकर के 50 मिनट का टारगेट लगा के खेलो आप, कि 50 मिनट, 40 से 50 मिनट, तो यहां से 10 से 20 मिनट चोरी कर सकते हो आप। ठीक है, फिजिक्स वाले पेपर को अगर आपने 1 आवर भी दे दिया ना, तो 1 आवर देने के बाद में भी आपके पास में तकरीबन 10 से 20 मिनट एक्स्ट्रा बचेंगे। मैथ्स के लिए आप 1 घंटा 20 मिनट दीजिए। अगर आप मैथ्स को 1 घंटा 20 मिनट देते हैं ना, तो ये तकरीबन एक तरह से 100 मिनट होते हैं। ठीक है, आप मान के चलो कि आपको, अगर आपका पेपर एवरेज भी आया ना, जिसे दुनिया एवरेज कहे, वैसे मानना नहीं चाहिए देखो कोचिंग वालों की, क्यों, क्योंकि टीचर जो होता है ना, वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है। ठीक है, तो वो थोड़ा उस पे, मतलब क्या बोलते हैं आप लोग फिजिक्स में, क्या बोलते हो, ठीक है, कि सामने वाले का, है ना, रिलेटिव, हाँ हाँ उनका, हाँ बिल्कुल, रिलेटिव एक्सेस डिफरेंट होता है। तो ये 100 मिनट में मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा अगर भाई 10 क्वेश्चन भी कर दे, बहुत बड़ी बात है। हाँ, अच्छा, ये तो वैसे भी 80 मिनट ही हुए, 100 मिनट तो अपन ज्यादा ही खींच गए। मैं पता नहीं, मैं किस और उलझन में उलझा हूं। वैसे सही बोला ये ये अच्छी बात बोली, है ना। ये तो ये कह रहा है सर 10 मत करो आप, इसे 8 क्वेश्चन ही करो सर आप। वेरी गुड, सॉरी फॉर दैट, है ना, वो मैथमेटिकल मिस्टेक थी मेरी। लेकिन सही बोला ये बच्चा कि 8 क्वेश्चन, है ना, 10 क्वेश्चन लगते टारगेट 80 मिनट। हाँ, वो पार्थ आई हैव डन इट। ठीक है, देखो मैं आपको इतना और बता देता हूं, इतना भी मान के चल लो कि जैसे ही आप 5 क्वेश्चन से ऊपर जाना चालू करते हो ना, यू आर कमिंग इनटू द ओजोन लेयर। बस क्लियर मान लो आप ये बात। अगर आपका ये 40 से 50 मिनट में आप तकरीबन 20 क्वेश्चन करिए है, 20 क्वेश्चन तो मान के चलो आपको करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप अच्छी अच्छी रैंक में आओगे, नीचे कुछ कर लो। इसमें फिजिक्स में भी अगर एवरेज पेपर भी मान के चलता है ना, जैसा पिछले सालों में आता रहा है, ठीक है, तब भी आपको 20 क्वेश्चन इससे करने ही पड़ेंगे। माने आपको कैसे भी करके 45 से लेकर के और 50 के बीच में अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, सही। ठीक है, और कोशिश ये करनी है कि गलत तो करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, चक्कू चौधरी करना ही नहीं है। जहां भी शक हो रोक दो, खुद को रोक दो, चाहे कुछ कितना ही बुरा लग जाए आपको, बाहर आके कितना ही बुरा लग जाए, ठीक है, लेकिन आपको करना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। मेरे हिसाब से तो अगर आप सुरक्षित खेलना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं, लोग पता है देख नहीं रहे हैं, ध्यान से समझेंगे ना तब समझ में आएगा। ये बहुत
ये पता है बहुत ऐसा लगता है शुरुआत में जब बच्चा आता है ना, तब तो वो ये कहता है सर ये काम करवा दो, इतनी फास्ट कर लो, आज 4-4 क्लास ले लो, 6-6 क्लास ले लो, कि धीरे 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 सब खत्म हो जाता है। सर 300 में थे 300 वाले क्या करते हैं, बहुत सिंपल एटीट्यूड पे खेलते हैं, बहुत सिंपल एटीट्यूड पे खेलते हैं। कभी भी 300 में से 300 वाला बच्चा, कोई भी ऐसा बच्चा, मुझे तो अपनी जिंदगी में आज तक इतने उसमें देखते करियर में देखता हुआ आ गया, कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो ये कह रहा था सर मैं 12 तक तो एनसीईआरटी पढ़ रहा था, ठीक है ना, मैंने 12 तक तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है, सिर्फ एनसीईआरटी, मैंने इसके सिवा कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, और मेरे सर 300 में से 300 आ गए मेंस में। ऐसा हो सकता है क्या? आप खुद सोचो, इज इट, क्या किसी किसी प्रोटोकॉल में पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर 300 में से 300 कोई भी बच्चा लेकर के आ रहा है ना, तो डेफिनेटली वो 11 से लग गया था, चाहे वो 12th का बच्चा मान लो, चाहे 13th का बच्चा मान लो, है ना, किसी भी केसेस में उसने 11th में पूरी शीटें घोट के पी रखी है, पूरी शीटें, है ना। हाँ, तो मैं आपको ये बता देता हूं, ये तो तुमने अच्छी बात बोल दी, बाई चांस तुम्हारे उसमें से निकल गई बात, लेकिन मैं आपको बताऊं क्या, जो भी बच्चा 12th में बैठ रहा है, उसको मैंडेटरी होना चाहिए, उसको समझाया जाना चाहिए कि चाहे तुझे पेपर में एक लाइन नहीं आती हो, बट यू शुड गो। अगर तुझे अगले साल तैयारी करनी है तो, अगर तुझे अगले साल तैयारी करनी है ना, तो तुझे जाना ही चाहिए, ठीक है। मैंने एक बार बोला था, यहाँ पे केशव सर बैठे हुए हैं, मैंने बोला था कि किसी दिन आप खुल के बोलो, ठीक है, कि इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे बच्चे आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे? नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं पूछ रहा मैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे बच्चे आते हैं, कैसे, मतलब एक बार अपनी बात हुई थी ना कि वहां तुम कह रहे थे कि एकदम ऐसे बच्चे आते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता, कैसे आते हैं? कुछ भी नहीं है समझ में आता, बस बैठे रहते हैं, कुछ नहीं होता, बस कुछ नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, ये अपने अपना खुद का एक वीडियो डाल देंगे तुम्हारे सामने, ठीक है, उसमें एक चैनल पे वीडियो डाल देंगे, आप चिंता मत करो आप, ठीक है, जल्दी ही, है ना, ये कर देना। इनको मैंने बोल भी रखा है, मैंने कहा तुम्हारे जैसे को तो आगे आना चाहिए किसी टाइम पे, जिन्होंने कभी इंजीनियरिंग कॉलेज के चक्कर काटे हो, ठीक है, वो जरूर बताएं कि पता है पूरा एकदम खाली 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 आता है, खाली एक ऐसा लॉट आता है जिसमें से हार्डली कोई 10 या 12 बच्चे ऐसे होते हैं पूरे बैच में जिनने थोड़ा बहुत जेई मेंस एडवांस में कुछ तो पढ़ा होता है, भले वो पास हुए चाहे नहीं हुए, बाकी रेस्ट ऑफ द ऑल पीपल जो आते हैं नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में पूरे खाली आते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता, उन्हें मॉड एक्स इज इक्वल टू 3 सॉल्व करना नहीं आता, जहां तक मेरी जानकारी है, उनसे ये सॉल्व नहीं होता मॉड एक्स इज इक्वल टू 3, आप जिनसे भिड़ने वाले हो, है ना। चले आगे, मैं आपके ऊपर आऊंगा थोड़ी सी देर में, क्योंकि मैं सब्जेक्ट से हट रहा हूं, इसलिए मैं उस पर वापस रह रहा हूं। अल्फा बीटा बी द रियल नंबर्स, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, मैच द एंट्री लिस्ट एंड एंट्री लिस्ट का इसमें अगली वे, हाँ हाँ, ये किया आप में से किसी ने? कर लिया था आपने? इसका सॉल्यूशन भेजना, मैं आपके सॉल्यूशन लगाऊंगा, सिर्फ इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजना, ठीक है, सिर्फ इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजो आप मेरे को। अच्छा, हाँ भाई, बहुत बढ़िया, एक बार आप में से जिन जिन ने भी इसको सॉल्व कराया भेजेगा, मैं सबके लगवाने की कोशिश करूंगा आंसर को, ठीक है। अब जरा इसको वाइंड अप कर दूं इस चैप्टर को, है ना, और उसका नाम है, अगले टाइटल का नाम है होमोजीनियस इक्वेशन, ये हमारे से रह गया अभी तक, है ना। मैंने पीवाई क्यों दिया था, और वो तो मैंने इनको बोला था हटा लेना, इन्होंने चिपका के भेज दिया क्या? ये लगा रहने दिया, अरे मैंने कहा था जब कि हटा लेना। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसमें खास तौर पे मेरा फेवरेट तो 171 है, क्योंकि आधे से अधिक स्टूडेंट तो यही नहीं समझ में थे इसका करना क्या है। अरे पहले एक ए बनाना पड़ेगा, पूरा एक ए बनेगा, फिर जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, A-3 आए। मेरा पर्सनल फेवरेट ये वाला था, ठीक है। हालांकि इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें मैं हाथ रख दूं और बेकार जाए,
जैसे मैं अभी जो करने वाला हूं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उससे ये वाला आएगा। जस्ट क्यों आएगा उस पर आता हूं, जस्ट पहले मैं एक बार खत्म कर दूं, नहीं तो पता चला वो भी रह गया और यहां बेचारे बच्चे लगे पड़े सर अगला चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम पे आओ पहले। होमोजीनियस सिस्टम क्या है? अगर बाय द वे आपको a1x प्लस में b1y प्लस में c1z के सामने d1 नहीं मिल करके 0 मिल जाए, ऐसे ही दूसरा प्लेन a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इज इक्वल टू 0 मिल जाए, और इसी तरह से a3x प्लस में b3y प्लस में c3z इज इक्वल टू 0 मिल जाए, तो कोई गरीब से गरीब बच्चा भी देख के बता देगा कि सर तीनों को एक नंबर 0 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है सर। देखते बता देगा कि सर तीनों इक्वेशनों को 0 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। आप रख के देख लो भले, x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है हर हालत में। हाँ या ना? इसे हर हालत में सेटिस्फाई करेगा, करेगा या नहीं करेगा? और करेगा तो इसका मतलब ये कि आप सर ऐसे सिस्टम को ले आए हो जिसका हर हालत में सॉल्यूशन होगा ही होगा। एग्री करते हैं आप? इसका मतलब ये कि होमोजीनियस सिस्टम जो होता है हर हालत में कंसिस्टेंट होता है। ये बात समझे आप? कंसिस्टेंट होता है, और अगर ये कंसिस्टेंट होता है तो इसका मतलब हर हालत में इसका आंसर तो आता ही आता है। तो जरा उड़ते हुए जरा हम पीछे चलते हैं, ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन की तरफ। ये आप में से कितने लोगों को लगता है कि सर इसके इस तरफ भी 0 है, तो इससे x और y 0 0 तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, करेगा नहीं करेगा? अगर इसे सेटिस्फाई करेगा तो 100% इसके आंसर्स आएंगे या नहीं आएंगे? अब लड़ाई इस बात की है कि आंसर अगर आएंगे तो कितने आएंगे, एक आंसर आएगा या बहुत सारे आंसर आएंगे? नहीं तो दोनों आ सकते हैं, आंसर तो आ सकते हैं ना। अब अगर आंसर आ सकते हैं तो याद रखना हमारे पास में जब भी आंसर आते हैं ना, अब ये एक और मस्त चीज है, ठीक है, इसका मतलब ये कि जब भी कंसिस्टेंट होगा तो कंसिस्टेंट होने का मतलब ये है कि आपके आंसर्स अब जो भी आएंगे, जो भी आपके आंसर आएंगे, माने आंसर माने सॉल्यूशन है ना, जो भी आपके सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है, वो या तो सिंगल सॉल्यूशन होगा माने यूनिक सॉल्यूशन आएगा, या सीधा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। सर क्यों 3 सॉल्यूशन नहीं ला सकते क्या सर? 3 सॉल्यूशन नहीं हो सकते क्या? मैं कह रहा हूं एक बार छोड़ दे सारी बात, मैं तो कहता हूं 3 छोड़ 2 ले आ। कैसे? मैं तेरे सामने ये भी, इसको भी छोड़, आसान बात करता हूं और आसान बात करता हूं। क्या देखता है इसके बारे में बता, क्या है ये क्या चीज लिख दी मैंने? एक लाइन है ना। अब ये एक लाइन लिखी है, अब बता जल्दी से ये क्या लिखा है, एक और लाइन, हाँ या ना? क्या ये 2 लाइनें हैं? अगर ये 2 लाइनें हैं तो अब मेरे को बताओ कि ये कोई 2 लाइनें आपस में 2 सॉल्यूशन ला रही हैं। 2 सॉल्यूशन लाने के लिए आपके दिमाग में ऐसा नहीं हुआ कि लाइन यूं 2 बार कट कर गई? क्या दुनिया में कोई भी 2 लाइनें 2 बार कट कर सकती हैं? नहीं कर सकती ना। अगर कोई भी दुनिया में 2 लाइनें 2 बार कट नहीं कर सकती, इसका मतलब कभी भी 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशन नहीं आ सकते। या तो सिंगल सॉल्यूशन आएगा, सीधा इनफिनिट आएगा। एक बार आईआईटी ने इतना स्मार्ट गेम खेला कि उसने ऐसे ही 3 अलग अलग वो दिए और कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 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 इफ दिस सिस्टम हैज 2 सॉल्यूशन, और गधों की तरह से बच्चे लग गए। ठीक है, गधों की तरह से बच्चे नहीं लग गए। और पता है बाई चांस एक क्वाड्रेटिक बन रही थी, उसमें क्वाड्रेटिक बनती थी उस केस में। जब उन्होंने डी को चेक करा तो उसमें क्वाड्रेटिक बनती थी, उन्होंने उस डी के अंदर से आने वाले क्वाड्रेटिक का रूट निकाल करके पटक दिए सालों ने। अरे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बाहर आए और बाहर आने के बाद जो उन्होंने सर पकड़ा कि यार सिस्टम के 2 सॉल्यूशन आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। या तो सिंगल आएगा या सीधे इनफिनिट आएगा। पता है आईटी इतना ज्यादा चंद्रू बना सकता है आदमी को, कुछ भी कर सकता है भाई। अगर जरा सा भी आपका पैर फिसला और आप गए, लपेट देगा वो आपको। ठीक है, अब आईआईटी का भी, अरे आईआईटी से ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस पता है मेंस में। मेरे पास अभी कल परसों एक बच्चे का मैसेज आया सर, और पता है वो रियलिटी बोल रहा है कि सर अब मेरे से एडवांस के क्वेश्चन बन जाते हैं बट मेरे से मेंस के क्वेश्चन नहीं बन पाते सारे। हाँ, इसका मतलब सोचो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एडवांस के पेपर सेटर हैं उन्होंने क्या किया है, जो चयन की प्रक्रिया है उसको पहले लेवल पे आकर के स्लो मार दिया है। क्या हम पहले मौके पे उड़ा देंगे ये जो तुम्हारे घास फूस आते हैं ना उड़ते हुए। ठीक है, आते हैं। अब देखो इसका मतलब ये कि एक बात तो पक्की हो गई, इसमें एक बात तो पक्की हो गई, अगर इसमें कोई भी निकालेगा तो D1 निकालेगा, D निकालेगा। D की वैल्यू आएगी कितनी? A1 आएगी, B1 आएगी, C1 आएगी, A2 आएगी, B2 आएगी, C2 आएगी।
ठीक है, A3 आएगा, B3 आएगा, C3 आएगा। मानते हो आप ये बात कि D तो आ जाएगा। अच्छा, और D जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अब जरा बेटा D1 के बारे में बता, तो D1 के टाइम पे आपको याद है पहला कॉलम हटा के 0 0 0 भरोगे और बाकी B1 C1 B2 C2 भरोगे। सोचो आप भरोगे या नहीं भरोगे? लेकिन एक कॉलम के 0 होते आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा का ऐसा फिर D2 का भी आंसर 0 होना चाहिए, ऐसे D3 का भी आंसर 0 होना चाहिए, हाँ या ना? इसका मतलब ये कि अब सिस्टम में एक बात श्योर हो गई, कि इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ वाले बंदे का पता नहीं, एक्स के इस साइड वाले बंदे का पता नहीं, लेकिन इधर वाला बंदा परमानेंट 0 है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा क्रिएट हुआ है कि इधर वाला बंदा तो श्योर 0 है, क्योंकि D1 हो चाहे D2 हो चाहे D3 हो, याद है ना? याद है D इंटू वाई बराबर में D2 करते थे, D2 0 है ना? D इंटू में Z बराबर में D3 करते थे और D3 क्या है? 0 है। मानते हो अब ये बात? इसका मतलब इधर वाली पार्टी तो 0 है। अब इधर वाली पार्टी क्या हो सकती है? दो बातें हो सकती हैं। इधर वाली पार्टी को लेकर दो बातें हो सकती है। कौन सी? इधर वाली पार्टी बोले तो D, समझ रहे हो आप? D को लेकर के नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स। D को लेकर कौन सी दो बातें हो सकती हैं? D को लेकर दो बातें हो सकती हैं, या तो D 0 हो जाए या D 0 के सिवा कोई और दूसरा नंबर हो जाए। सही बात है। अगर कल को D 0 हो जाएगा तो D के 0 होते 0 इंटू एक्स बराबर, ये तो परमानेंट 0 है। कितने सॉल्यूशन आएंगे बताओ? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि एक के 0 होते ही तीनों कट 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 0 हो गए। इधर वाले पहले से 0 0 0 थे, तो एक्स वाई जेड के पास में क्या कितने सॉल्यूशन आ गए? D के 0 आते ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन आना पक्का हो गया। क्या आपको मैं बहुत मुश्किल बात तो नहीं समझा रहा हूं ना? ठीक है, तो आप में से कई बच्चे समझ गए होंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए, है ना? ओके, है ना? मेरा मैथ्स में स्कोर मेंस वाला 5 था, जबकि एडवांस में 10 था। सही है, ठीक है। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया। अगर मेरे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, अच्छा एक मिनट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गई, लेट्स टेक इट सम अदर वे, है ना? दूसरा वे ले लेते हैं। अब D ने कह दिया मैं 0 नहीं हूं, लेकिन अब आप सोचो इधर वाला 0 नहीं है, लेट्स से D 2 है, तो 2 इंटू एक्स बराबर 0 हो गया, 2 इंटू वाई बराबर 0 हो गया, 2 इंटू जेड बराबर 0 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बताओ एक्स के पास क्या चॉइस है? बताओ ना, 2 की किससे गुणा करो कि 0 आ जाए? 0। 2 की किससे गुणा करो कि 0 आ जाए? तीनों 0। तो इसका मतलब जब भी D 0 नहीं है, उस केस में आपके पास में सिंगल पॉइंट चॉइस है, एक्स वाई जेड ऑल 0। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई आपको? और दुनिया ने कहा अगर ऐसा है तो फिर एक काम करो, इसे तो बोल दो यूनिक सॉल्यूशन, हाँ या ना? और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन था ही था। अच्छा, और यूनिक सॉल्यूशन होने के साथ साथ सर इसे क्योंकि 0 0 आया इसलिए ट्रिवियल भी बोलना है ना? और इस वाले को नॉन ट्रिवियल बोलो सर आप। अच्छा, नॉन ट्रिवियल बोल रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे, लेकिन एक और बात बताता हूं, जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप ले रहे हो ना, उसमें से 0 0 आप इस वाले को दे दो। इसका मतलब ये कि इस वाले में, इस इनफाइनाइट सॉल्यूशन में 0 0 0 शामिल है। 0 0 पूरी तरह से इधर वाली कैटेगरी में डाल दिया गया और इसी को दे दिया गया कि भाई तेरे पास रख ले तू। कोई कौन सा, कोई कौन बताओ ना। देखो D1 D2 D3 बागी हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो बन जिससे रहे हैं उसमें एक साइड वाला 0 है, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते, उनके पास में उनके हाथ है नहीं, तो वो तो वैसे ही फंसे हुए हैं। ठीक है, तो इधर की तरफ पक्का है, ये तो 0 0 हो ही सकता है। तो मतलब हमारे पास सिर्फ 2 केस बने, सिर्फ 2 केस। क्या ये मुश्किल काम था? हाँ, अरे देखो अब तो मेरे को पीछे मत लेके जाना, पीछे वाला अगर सही है तो भी और गलत है तब भी, हमने बिना पैर रखे करा है। हाँ बोलो, अब बोलो। अब चलते हैं, देखो पीछे वाले सॉल्यूशन की तरफ, ये हमारे को पीछे लेके ही मानेगी बिना पढ़े। 1 मिनट के लिए चलते हैं पीछे। अब आओ ये वाला, ना ये वाला तो, ये तो हो गया था हमारा, ये नहीं था, दूसरा क्वेश्चन था, ये भी नहीं था, एक कहीं और था ना, कहां था? 1 मिनट, लेट मी चेक, यही था क्या? हाँ, ये अब आ जाओ, अब आओ आप इस पे, अब आप बताओ मेरे को। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, तो D 0 भी हो सकता है, ये केस भी तो लेना ही चाहिए। अब यहां दिमाग लगाने की जगह आ गई है, यहां दिमाग लगाने की जगह आ गई है। भाई ने बोला है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, माने नॉन जीरो सॉल्यूशन है। नॉन जीरो सॉल्यूशन के केस में अब दिमाग लगाते हैं, सर जी नॉन जीरो कहां था, मैं तो भूल रहा हूं। ठीक है, नॉन जीरो तब था क्योंकि इधर वाला तो सर 0 था, ठीक है, इधर वाला x था, नॉन जीरो सॉल्यूशन लाना है। ठीक है, क्या कहते हो?
ये तभी हो सकता है जब इधर भी 0 हो जाए। क्या कहते हो? इज दैट सो? क्योंकि कल को यहां पर अगर 2 हो गया और 2 इंटू एक्स बराबर 0 हो गया, तो फिर तो एक्स के पास एक ही उपाय है कि सर इसे 0 दो, और कोई रास्ता नहीं अब। लेकिन अगर बाय द वे 0 इंटू एक्स बराबर 0 है, तो एक्स के पास में इनफाइनाइट नंबर लाने की पॉसिबिलिटी है। उनमें से आपने ही कहा 0 0 0 उसने ले लिया है, ये 0 0 नहीं ले सकता, इसलिए अब एक्स को यू कैन टेक सम अदर नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं ये वाली बात कि नॉन ट्रिवियल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? नॉन जीरो का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए डी बराबर 0, क्योंकि डी 0 है सर। इसीलिए सर यहां आओ और यहां लिखो इक्वल टू 0। और अगर सर ये 0 है, ये अगर, अरे भाई छोड़ दे, अगर ये 0 है तो ये भी तो 0 हो जाएगा। ऐसा ही कहना चाह रहे हैं आप? क्या आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं? चलो आगे आ जाते हैं आगे। ठीक है, तो बिना पढ़ाए जो करवा ले उसी को शिष्य कहते हैं। ठीक है, मैं अच्छा खासा लिखना चाह रहा था, लेकिन लोगों ने कहा नहीं सर पहले पीछे। ठीक है, बिल्कुल जैसे बच्चे हैं ना, दादाजी को पैसे ऐसे पकड़ के धोती से पीछे खींच के ले जाते हैं ना, कि नहीं पहले पीछे चलो। ठीक है भाई, चलते हैं। अरे एक मिनट यहां लिखने तो दो। क्यों, फिलहाल अपन क्या लिखने वाला था? मैं तो तीसरा पॉइंट लिखने वाला था। क्या लिखने वाला था? कि whenever question has given non-zero solution या non-trivial solution, take d equal to 0। अब मैं बात और अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है बेटा, इस बात को भी अपन अच्छे से लॉक कर देते हैं, और यही सबसे काम की चीज है इसमें, इस पूरे में, है ना, जहां यू कैप्चर्ड मी। अच्छा फिलहाल ये तो हो गया, है ना। एक जल्दी से चलते हैं आगे। अब ये होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ लैम्डा एक्स, प्लस में दे रखा है कॉस थीटा वाई, ठीक है, प्लस में दे रखा है साइन कॉस थीटा जेड, बराबर में दे रखा है 0। यहां दे रखा है एक्स प्लस के अंदर कितना, कॉस थीटा वाई, प्लस में दे रखा है साइन थीटा जेड, बराबर में कितना 0। यहां दे रखा है माइनस का एक्स, प्लस में दे रखा है साइन थीटा वाई, प्लस में दे रखा है, सॉरी माइनस में दे रखा है कॉस थीटा जेड, इजिकल टू 0। क्या आपको लगता है ये होमोजीनियस है बेटा? हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड लैम्डा इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ लैम्डा एंड व्हेन थीटा बिलोंग्स टू आर, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू आर, फाइंड थीटा ये इक्वल टू आर, है ना। अच्छा अब जरा समझेगा, बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है, मैं आपको सच बता रहा हूं। आपको होमोजीनियस देख के मजा आ जाएगा कि सर क्वेश्चन बस होमोजीनियस आना चाहिए। ठीक है, अब जरा यहां पे दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसका नाम सुनते ही मेरे दिमाग में बत्ती जली कि डी बराबर 0 होगा। ठीक है, मोर देन 60 क्वेश्चंस इन मेंस फ्रॉम दिस टॉपिक, बिल्कुल सही बात है यार, तो सर है ना। बट सर 3 इज फॉर होमोजीनियस ओनली। हाँ होमोजीनियस के लिए, सिर्फ होमोजीनियस के लिए लिखा है, वो टाइटल भी होमोजीनियस का ही था, है ना। फटाफट चलते हैं अपन। डी बराबर 0, अगर मैंने डी को 0 ले लिया मेरे दोस्त, तो कितना बता रहे हैं आप लोग? यहां पर हो जाएगा लैम्डा, यहां हो जाएगा क्या, कॉस थीटा, और यहां हो जाएगा कॉस थीटा। सही है, यहां पे अपन भर देते हैं 1 कॉस थीटा साइन थीटा, और यहां हो जाएगा कितना, -1 साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। लेट्स मल्टीप्लाई दिस, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का लैम्डा कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। सही है, और माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इस प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत ही बढ़िया जा रही है बात, माइनस, है ना। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज प्लस का लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, एक और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। भाई ये तो दोनों कट गए। ठीक है, फिलहाल मेरे हाथों में जो आके गिरा है
ठीक है, वो कुछ, हाँ वो तो मैं कर रहा हूँ, रुको एक मिनट के लिए जरा, मैं लेमडा ही कॉमन ले लेता हूं। माइनस का लेमडा कॉमन लेने पे यहां बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाकी मेरे को बहुत दुखा रहा है एक और चीज कि ये कुछ माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है इक्वल टू 0। सही बात है ना? ये बिल्कुल सही बोल रहा है, प्लस होगा। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास में लेमडा की वैल्यू, ये तो 1 हो गया, ये वाला हो गया कितना, लेमडा बराबर में कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अरे ये तो बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन हो गया यार, इतना छोटा क्वेश्चन, इसकी रेंज पूछ रहा है ये। एक तो आंसर ही, फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर यहां हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में इसकी रेंज पूछ रहा था। अब इसकी रेंज ऑफ लेमडा पूछने का मतलब तो ये रेंज ऑफ एक तरह से 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो कोई बच्चा भी पूछ ले, मतलब आप बाहर जाते समय सब्जी वाले भैया से पूछो वही बता देगा। अरे इसकी वैल्यू तो कोई भी सोच के बता देगा, 0 से 2 तक है। क्यों, क्या कहते हो आप? मतलब मैं इतने घटिया क्वेश्चन की उम्मीद नहीं कर रहा था, मेरे को लग रहा था कि है ना कि मेरे को लगा था कोई दमदार बात कहेगा, और मैं कोई साइन थीटा कॉस थीटा को लेकर के आई वाज इनटू दैट फ्रेम ऑफ माइंड। मेरे को लगा कुछ अच्छा होगा, बार बार देख रहा हूं मैं क्वेश्चन को। कोई बात नहीं, अगले इसी में क्वेश्चन में दे रखा है, इसी का सी पार्ट है ना। एक सेकेंड, सॉल्व सिस्टम फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 व्हेन थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। जल्दी आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगर बाय द वे थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाए तो लैम्डा के 1 होने पर क्या होगा, है ना। लैम्डा इक्वल टू 1, अगर लैम्डा 1 हो जाएगा तो लैम्डा के 1 होते ही 1 बराबर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब कॉस थीटा के सामने दो बातें आएंगी, या तो 1/√2 बन जा या माइनस का 1/√2 बन जा। लेकिन क्योंकि कहानी में फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए 1/√2 को ऑप्ट कर लूंगा, और 1/√2 को ऑप्ट करते ही थीटा की वैल्यू π/4 हो जाएगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू के π/4 होते ही हमारा सिस्टम अब मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे अब सिस्टम ऐसा दिख रहा है, देखो एक्स लैम्डा की जगह तो 1 दिख रहा है तो x हो गया, और कॉस थीटा की जगह दिख रहा है 1/√2 तो y/√2 हो गया, राइट है। और इधर की तरफ z/√2 हो गया। तो पहला तो प्लेन ये बन गया, दूसरा प्लेन बन गया x प्लस में कितना y/√2 बन गया, तीसरा z/√2 बन गया, ये भी दूसरा प्लेन ऐसा दिख रहा है। अब यहां मुझे दिख रहा है -x, ये दोनों तो पैरेलल हो गए ना, पैरेलल नहीं हो गए तो कोइंसिडेंट हो गए, सेम प्लेन ही तो है ना। ये तो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, अभी तो सॉल्यूशन आ रहे हैं, है ना। अब अगले वाले पे देखते हैं, -x और प्लस के अंदर कितना y/√2, और यहां पर हमारे को दिख रहा है माइनस का z/√2, और ये वाले भैया 0 है। अब मांगा क्या था इसने, क्वेश्चन है सॉल्व सिस्टम फॉर दिस, है ना। अब इसको सॉल्व करना है भाई। ये दोनों तो एक ही प्लेन है, ये कुछ डिफरेंट प्लेन है, क्या कहते हो, सॉल्व कर दें? कोई बता सकता है? ये दोनों को तो एक ही मान लू ना मैं, है ना। ये दोनों को तो x एक ही मान लेता हूं, y/√2 प्लस में कितना z/√2 इक्वल टू 0, और दूसरा वाला है x माइनस में y/√2। अरे मैं ऐसे जा रहा था, है ना, तुमने मेरे को बीच में एक कमांड दी थी कि इसको ऐड कर लो, लेकिन मैंने सुनी बहुत लेट सुनी, है ना। हाँ, लैम्डा का रेंज गलत है, 0 से 2 ही तो है हमारी भी। अच्छा चलो अभी तो फिलहाल इस वाले का आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। ये दोनों को ऐड कर रहा हूं, ऐड करते क्या होगा, दोनों कट जाएंगे। अच्छा मैं और आसान करता हूं आपके लिए, है ना। ये देखो, आप जानते हो ये 2 की जगह 1 लिखा, इसको लेके शक नहीं होना चाहिए। अगला वाला लिखा है -x प्लस में दे रखा है y/√2 और माइनस का z/√2। मैंने फोकट ही माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से मेरी सरदर्द बढ़ गया था उल्टा। जोड़ते ये दोनों कट गए, इससे y की वैल्यू आ गई 0। क्या कहते हो आप, है ना। अच्छा, अब एक और बात है कि अगला होमोजीनियस की बात कर रहा है ना। एक पहली बात बताना, क्या सिस्टम होमोजीनियस है, हाँ या ना। अच्छा, होमोजीनियस प्लस के अंदर, है ना, होमोजीनियस प्लस में नॉन ट्रिवियल है, बोलो हाँ या ना। मैंने ऐसा सुना है कि होमोजीनियस में नॉन ट्रिवियल तभी होता है जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन पक्के हो गए। अरे बोलो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होंगे ना।
तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन तो जीरो हो गया पक्का। अरे एक्स वाई जेड के नाम पे तुमको मेरे से हल मंगाना है ना, तो उसमें से एक तो जीरो बोल देता हूं। अब मेरे को एक्स और वाई तो एक्स और जेड ही तो पता नहीं मेरे को। अरे वाई तो जीरो हो गया ना पक्का। अब मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन देता हूं जिसमें आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिखा देता हूं। देखो अब मैं रखता हूं एक्स की जगह पे टी रख दो, एक्स की जगह टी रख रहा हूं, एक्स की जगह टी रख रहा हूं। ये वाले भैया तो जीरो हो गए। अरे यहां टी हो गया ना, ये तो टी हो गया, ये वाले भैया जीरो हो गए और बचा रह गया जेड बाई रूट टू। हाँ या ना, और ये बराबर जीरो होना चाहिए। तो ये मेरे को दिख रहा है माइनस का रूट टू टी, क्या कहते हो आप। और मैं यहां बोल देता हूं टी बिलोंग्स टू आर। इस फैक्ट्री के अंदर इधर से आलू डालो सोना निकालो, होता रहेगा। ऐप का इशू आ गया। ठीक है, क्या कहते हो, कितने सॉल्यूशन आएंगे बताओ जल्दी से। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, बस काम खत्म हो जाएगा, है ना, है ना। अब अपने इस पे एक क्वेश्चन कर लिया है ना, और इस पे और क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। लेकिन अब कल वाले उसमें करेंगे, लेकिन आज वाले में मैं कुछ एक नया चैप्टर डालने के बिल्कुल मूड में हूं, क्योंकि अपनी बोली भी बात है, ठीक है, और चैप्टर भी आप सबका फेवरेट है। बस ये है कि पायदान में नीचे से फेवरेट है, ठीक है, नहीं चल रहा, ऐप का इशू हो गया, एरर आ गई। हे भगवान, चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। आज ऐप का इशू है, इसीलिए बस सिर्फ शुरुआत की एक लाइन दो लाइन लिख करके चला जाऊंगा, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे खराब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ में इशू रहेगा, ठीक है। हाँ, इसके जस्ट बाद में, है ना, मतलब मैं जाना चाहूंगा, अब मैं मतलब अगस्त के एंड तक कैलकुलस में घुस जाऊंगा पूरी तरह से, ठीक है। मेरे को पता है आप में से कई बच्चे जो है बहुत बुरी तरह से बेचैन हो चुके हैं। हाँ, दिन गिनते जा रहे हो। हाँ, अरे एक्चुअल में क्या है, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट कि कैलकुलस स्टार्ट करूं, बट मैं एक्चुअल में क्या है, दूसरे लोगों का कैलकुलस पूरी तरह से खराब होने का भी वेट कर रहा हूं। नहीं समझे आप। जैसे मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट को हु इज राइट नाउ इन 12th क्लास, है ना, उसने अभी इस समय पर वो अधिकतर जगहों पे इंटीग्रेशन वगैरह तक आ चुका होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जब तक खराब होगा ना, तो उसको अल्टीमेटली किसी एक बंदे की जरूरत पड़ेगी जो कि उसकी हेल्प कर सके, ठीक है। तो उसकी मदद करने के लिए पहले उसका गड़बड़ तो हो जाए, जब वो ये मान लेगा कि गड़बड़ हो गया तब वो किसी को ढूंढेगा, तब अपन मदद करेंगे तो उसकी मदद तो हो पाएगी। नहीं तो क्या होगा, अपन इधर चालू कर देंगे, तब तक जब तक उसका खराब होगा फिर वो ये कहेगा सर अब मैं कौन से चैप्टर चालू करूं, ठीक है। फिर वो कहेगा कि सर मैं पुराना देखूं नया देखूं। तो एक तरह से मैं सोच रहा हूं कि एक बार जरा थोड़ा एक थम जाएंगे, तब तक ये वाला चैप्टर बहुत प्यारा सा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले बताता हूं ये चैप्टर, ठीक है, इसमें पहली शर्त यह है, पहली शर्त है डोंट यूज खोपड़ी। आपको अपना सुंदर दिमाग यहां यूज नहीं करना है, शर्त यही है। अगर आपने अपना दिमाग यूज कर लिया ना, तो फिर मैं क्या, आपको कोई नहीं सिखा सकता। हाँ, एक बार जैसे आप इसकी अल्फाबेट सीख जाइए, ठीक है, जब आप इसके अल्फाबेट सीख जाएंगे ना, फिर आप क्या हमसे भी सुंदर काम कर पाएंगे। बट आपने अगर बाय द वे चीजों को पूरा सुने बगैर अगर आप इफ यू जंप इनटू द टॉपिक, ठीक है ना, और फिर ऐसे क्यों नहीं होता और वैसे क्यों नहीं होता और वैसे क्यों हो गया और वैसे क्यों हो गया सोच गए तो मर गए, फिर नहीं आएगा आपको चैप्टर, फिर किसी हालत में नहीं आएगा, किसी हालत में नहीं आएगा, पकड़ में भी नहीं आएगा आपके। तो याद रखना बिल्कुल, मैं एकदम क्लियर कट इसमें मैं जब भी आता हूं तो मैं पहले संदेश दे देता हूं कि यार प्लीज अपना दिमाग मत लगाना आप, है ना, ठीक है। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा 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 करते चले जाना, आपके क्वेश्चन बनते बनते चले जाएंगे। हालांकि इसका दुख बहुत होगा कि यार मेरे हाथों से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना, एक बात। और दूसरी बात, ठीक है, इस चैप्टर में एंटर करने के साथ साथ, है ना, एक और चीज भी बता देता हूं, ठीक है, डोंट, है ना, एक्सपेक्ट, ठीक है, टू मच। मतलब मैं आपको बताऊं कि आप अगर ये सोच रहे हैं इसमें एंटर करने से पहले कि ना मैं तो भाई इसमें मेंस भी फोड़ दूंगा और एडवांस भी फोड़ दूंगा, बिल्कुल नहीं। कुछ ही किसी तरह का कुछ भी आप एक्सपेक्ट ना करें हमसे, ठीक है ना, किसी हालत में आप इसमें उम्मीद ना करें ना, ज्यादा उम्मीद ही नहीं करनी है ना। बन गया क्वेश्चन अगर पहले मोमेंट में, ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको मेंस या एडवांस में जब भी आप इसको करना चाहें, करते टाइम पे अगर आपको फर्स्ट शॉट में समझ में आ गया तो आप इसमें कर देना, ठीक है, देन डू, अदरवाइज नॉट, बस। नहीं तो तुरंत बाहर आ जाना, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं,
इसमें आप ये सोचो कि मैं समय बिताऊंगा और ऐसे करते हुए निकाल दूंगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होता। आंसर आपको देखते ही क्लिक कर जाता है कि हाँ ये मैंने मेहनत करी है, ये इसमें ऐसा करा था सर ने, अपन ने ऐसा करा और मेरा हो गया। ठीक है, और मैं आपको बताता हूं जो मेंस का और एडवांस का इस जगह पर जो वो है ना, जो इनका कराने का क्वेश्चन देने का तरीका है, वो तरीका बहुत ही बॉटम लाइन है। ठीक है, दे नेवर क्रिएट अ क्वेश्चन जो कि खोपड़ी उड़ा दे आपकी, बॉटम लाइन क्वेश्चन देते हैं बहुत। ठीक है, और हम उम्मीद करके जाते हैं वो कोई बहुत ही धांसू क्वेश्चन देंगे, नहीं देंगे कभी भी धांसू क्वेश्चन। नॉर्मली वो धांसू क्वेश्चन क्रिएट नहीं करते, वो बॉटम लाइन क्वेश्चन क्रिएट करते हैं वो। तो अगर आपने एकदम सीधा सीधा अगर खेल रहे हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही चला जाएगा बस आपका, आपको ऐसे जंप करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे में ही आपका शिकार आ जाएगा आपके सामने चल करके। तो आपकी पहली चीज समझ के चलना, शानदार चैप्टर है। ठीक है, और आपको हंसी आएगी, आपको हंसी आएगी कि हम शायद दूसरे दिन तक जाते जाते रैंक प्रॉब्लम कराते हैं, सेकंड डे पे हम रैंक प्रॉब्लम करवा देते हैं। ठीक है, और आप जिस दिन आप अपने क्वेश्चन को देखेंगे ना, सारे क्वेश्चन को सेट देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा हर साल है ना, जैसे 12 पेपर होते हैं तो 12 में से 2 पेपर के अंदर रैंक प्रॉब्लम जरूर आती है, आती है। अब बच्चा इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यार ये चीज मेरे पे आ जाएगी। हाँ यार, तेरे पे क्या, सभी के लिए आएगी। बहुत आसान क्वेश्चन भी देते हैं, तो आप बस इसमें अपना एक काम चला लो। क्यों? और 12th वाले बच्चों के लिए तो ये मस्ट क्यों है, मैं वो उसका कारण बताता हूं। 12th वाले बच्चों के लिए तो यहां बैठे हुए 13 के बच्चे बता देंगे कि क्यों मस्ट है, बताओ। हाँ, प्रोबेबिलिटी का बेस। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिसको आप प्रोबेबिलिटी कहते हो ना, जिससे आप प्रोबेबिलिटी कहते हो, उसके लिए सिर्फ आपका पहले 2 दिन का जो पीएनसी है दैट इज रिक्वायर्ड, नॉट मोर देन दैट। कई बच्चे सोचते हैं पीएनसी जिस दिन मुझे पूरा आएगा उस दिन मेरे से प्रोबेबिलिटी बनेगी, नेवर। प्रोबेबिलिटी इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। आप क्यों उसको इससे कनेक्ट कर रहे हो, ऐसे क्यों जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? मत करिए इसे जोड़ने की कोशिश, पहले 2 दिन का बेस बना लो, वही काफी है। हाँ, अरे वो तो फंक्शन के अंदर होता है ना, फंक्शन के अंदर तो और पता है इतना बेसिक मेथड्स हैं, इतने बेसिक मेथड्स हैं कि अगर आप उसको देख लोगे तो हो जाएगा आपका। तो इसमें प्लीज है ना, आप इसको बहुत हवा चैप्टर मत बनाइए, इसको बहुत कैजुअली आने दीजिए कि आएगा उड़ाएंगे साले को। ठीक है, और इवन मैं आपको बताता हूं, आप ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ आप जेई मेंस और एडवांस दोगे, बहुत सारे दूसरे पेपर्स हैं, जैसे वीआईटी भी दोगे आप। ठीक है, जैसे आप में से कई लोग बिट्स पिलानी का पेपर भी देंगे। ठीक है, उन सब के अंदर आपके काम आने वाली चीज है, सबके अंदर काम आने वाली चीज है। जैसे मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि भले ही आपका जाना हो चाहे नहीं हो, लेकिन कॉमेड के का पेपर जरूर दीजिएगा। ठीक है, मैं हर बच्चे को कहता हूं कॉमेड के का पेपर जरूर दिया कर। तेरे को हो सकता है पता भी नहीं हो, आज सर्च करके इसका फॉर्म जब भी आएगा भर देना। इवन अगर बाय द वे आप गुजरात में जाना चाहते हैं, अच्छा कॉलेज है, अभी सितंबर एंड में है ना, उसके फॉर्म निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगने देते वहां के लोग, और उसका नाम है गुजसेट। उसका पेपर देकर रख देना। ठीक है, सितंबर एंड के अंदर। मैं गलत चला गया। ठीक है, हाँ भाई, तो फिलहाल इस पे आते हैं ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें बेसिकली आप समझना, पीएनसी एंड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बेसिकली, ठीक है ना, हाउ टू अरेंज थिंग्स, है ना, अरेंजमेंट। ठीक है, पहले तो 2 बातें समझे आप, है ना। पूरा खेल किसका है? पूरा खेल है सिलेक्ट करने का, है ना, और उसके बाद में अरेंज करने का। ठीक है, जैसे मतलब मान लीजिए मेरे बाग के अंदर बहुत सारे पौधे हैं, उनमें से मैंने कुछ फूल चुने, और उन्हें चुनने के बाद में ऐसे भी तो अरेंज कर सकता हूं कि मैंने सारे पीले फूल एक साथ रखे, सारे लाल फूल एक साथ रखे, सारे सफेद फूल एक साथ रखे। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने मिक्सिंग करी, पीला लाल की, सफेद लाल की। तो मैं कैसे कर रहा हूं, पहले मैं चुनता हूं, फिर मैं उन्हें अरेंज करता हूं। तो याद रखना, सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। और ये जो है ना, इसको गिन करके बताना, माने एक तरह से ये काउंटिंग ही है। ठीक है, पूरी कहानी में, है ना। तो यहां पर हम जो नॉर्मली जो 2 चीजें बताते हैं ना, वो है फंडामेंटल मेथड्स ऑफ काउंटिंग। कह नहीं सकते। अच्छा, मैं एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, है ना, फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग में अंदर एंटर करने से बेटा जी पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं, वो भी सुना। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर मैं आपकी शीट के साथ में किसी भी तरह का कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं इसमें किसी भी तरह का शीट दूंगा भी नहीं काम। इसमें मैं एक अलग ही दुनिया में चल रहा होता हूं, है ना, जिसको डीपीपी कहते हैं। ये प्योरली डीपीपी बेस्ड क्वेश्चन होगा, पूरी तरह से डीपीपी बेस्ड होगा। तो मतलब मैं आपको फर्स्ट डीपीपी दूंगा, आप उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर सेकंड डीपीपी दूंगा, आप उसके क्वेश्चन करेंगे, आप डीपीपी करते चले आएंगे। अल्टीमेटली
क्योंकि अगर मान लो जैसे पहले डीपीपी में शायद कुछ 20 क्वेश्चन है, सेकंड डीपीपी में तकरीबन कुछ 12-13 क्वेश्चन है, हर डीपीपी में 14-15 14-15 13-14-15 ऐसे क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे ने 4 डीपीपी भी लगा ली ना, तो वो पूरे साल भर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने वाली जगह पे आ गया। ठीक है, क्योंकि 4 डीपीपी भी लगा ली तो 100% है उस बच्चे के 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन उसने अभी तक किसी भी जगह पे नहीं किए होते, जबकि डीपीपी भले 8 हो चलेगा, लेकिन उसमें से उसने अगर 50% भी कर लिया ना, इट मींस उसने बहुत हद तक चैप्टर पकड़ लिया है। ठीक है, तो फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग में जो है ना फर्स्ट नंबर पे चलता है वो दैट इज है ना यार, अभी करवाएं या नहीं करवाएं, इसको रोक लेते हैं। ठीक है, अभी रोक लेता हूं। ठीक है, क्योंकि जैसे मेथड ऑफ एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों के दोनों अपन कल करवाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये क्या चीज है मेरी समझा, खुशी वाला ये है। अच्छा ओके, ये गुस्से वाला नहीं है, खुशी वाला है। ओके चलो बॉस, टाटा टाइम। हाँ बेटा जी बोलो। होमोजेनियस का जो आपकी सॉल्यूशन होगा वो एक्सेस ही तो होगी, क्योंकि अगर नहीं उसका तो वो पॉइंट होगा ना बेटा, किसी भी प्लेन के सॉल्यूशंस हम हमेशा, हाँ बोलो बोलो क्या। अगर कोई भी तीन प्लेन कोई लाइन की इक्वेशन देंगे और लाइन की इक्वेशन 0,0,0 से जाननी चाहिए, नहीं तीनों प्लेन आकर के एक दूसरे को ओरिजिन पे भी तो मिल सकते हैं ना, नहीं मिल सकते? ये ऐसा होगा ना, इसमें फोटो होगी ना, इसमें है क्या कोई फोटो? इसमें फोटोज होंगी ना? नहीं है, कल वाले में फोटो नहीं गई थी, देखो ना। अच्छा इसमें फोटो ही हटा, बोलो तुम तो बोलो। देखो ये वाला है ना, ये ओरिजिन हो सकता है। देखो तीनों प्लेन एक दूसरे से ओरिजिन पे मिल गए। पुराने चैप्टर्स की समरी वगैरह करवाऊंगा, है ना। हाँ वो मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन मेरे को समय तो मिले। मैं 3 लेक्चर मतलब 3 क्लासेस में होता हूँ दुनिया की, तो 4 दिन। क्या कर दीजिएगा? हाँ हाँ ओके, गॉट इट, श्योर, वेरी श्योर, बहुत अच्छी बात बोली। ये कितना अच्छा आइडिया दे रहे बच्चे।